तो हमारा जो ये टॉपिक है, हमारा जो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हम कवर करेंगे इसमें। और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। सबसे पहले ऑडियो, including audio elements such as podcast, music clips, or sound effects, can enrich the content experience. For example, you could create a podcast series that complement your written content, providing an auditory experience for your audience. तो ये जो ऑडियो है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पॉडकास्ट आप कह लें, म्यूज़िक क्लिप्स हो सकते हैं, साउंड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके कॉन्टेंट के एक्सपीरियंस को इनरिच करते हैं। और इसमें पॉडकास्ट जो है उसमें आप अपने लिखे हुए कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आपके कोई सवालात हैं, आपके कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप उन पर पॉडकास्ट बना सकते हैं जो कि जो ऑडियंस है उनको एक ऑडिटरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद है वीडियो। वीडियो कंटेंट इज़ इनक्रेडिबली versatile and can be used for tutorials, demonstration, interviews, storytelling, and much more. Consider creating short explainer video, behind the scene footages, or even live stream to engage your audience visually. तो वीडियो जो कंटेंट है ये यानी कि ऐसा कंटेंट है जिसको जो वर्सटाइल है जिसको किसी भी शेप में डाला जा सकता है, या जो कोई भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए की जा सकती है। जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल बनाए जा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, आपने कोई चीज़ यानी कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल काम है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है, वीडियो के ज़रिए दिखा सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और एक शॉर्ट आप एक्सप्लेन वीडियो बना सकते हो, बिहाइंड द सीन फुटेजेस भी बना सकते हो, और आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ। उसके बाद इमेजेस। Images are essential for capturing attention and conveying information quickly. Incorporate high quality images, infographic charts, and diagram to break up the text and illustrate key points. Make sure your visual are relevant and visually appealing to maintain audience interest. इमेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मल्टीमीडिया एलिमेंट में, क्योंकि इससे आप सिर्फ एक इमेज से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्विकली कन्वे कर सकते हो अपनी ऑडियंस की तरफ। और इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस आ सकती हैं, इन्फोग्राफिक्स आ सकते हैं, चार्ट्स भी इमेजेस में ही आते हैं, डायग्राम्स भी इसी में आती हैं। और इसके अलावा जिसमें की पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया होता है, और इसमें ये बात को मेक श्योर किया जाता है कि आपके जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, विजुअल्स, चाहे वो चार्ट है, डायग्राम है, वो रेलिवेंट होनी चाहिए ऑडियंस के हिसाब से, ताकि वो ऑडियंस में इंटरेस्ट को मेंटेन रख सके। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि क्विज़ेस, पोल्स, सर्वे एंड इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक कैन encourage audience participation and make your content more engaging. These activities can also provide valuable insight into your audience preference and interest. तो इंटरेक्टिव एलिमेंट जैसे कि क्विज़ेस हो गए, पोल्स हो गए, सर्वेज, ये सारी जो चीज़ें हैं, इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स जो हैं वो भी आ सकते हैं इनमें। ये सारी चीज़ें ऑडियंस की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करती हैं, और स्टूडेंट जो ऑडियंस है वो इंगेज रहती है आपकी एक्टिविटीज़ में। ये एक्टिविटीज़ जो है वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती हैं ऑडियंस को, यानी कि ऑडियंस जो है इनको देखकर, इंसाइट कहते हैं किसी चीज़ को देखकर उस चीज़ का आइडिया लगाना, उस चीज़ का आंसर आपने सोचना माइंड में विदाउट प्रैक्टिस किए और विदाउट एक्सरसाइज किए। तो आपका जो इंसाइट है वो इससे ऑडियंस का वो बढ़ता है, और ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है उसको भी प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद हाउ दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू रिचर लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस, कि ये चीज़ें कैसे लैंग्वेज लर्निंग में काम आ सकती हैं, या कैसे लैंग्वेज लर्निंग के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकती हैं। पहले है ऑडियो। Listening to native speaker dialogues and conversation help learners to improve their listening comprehension skills, punctuation, and intonation. Audio resources such as podcasts, audiobooks, language learning apps provide exposure to authentic language usage and can help learners develop an ear for the language they are studying. तो ऑडियो जो है इससे क्या है, आप नेटिव जो लैंग्वेज स्पीकर हैं आप उनके डायलॉग, उनकी कन्वर्सेशन सुन सकते हो, जैसे आपका सुनने का जो लेवल है, आपकी जो सुनने की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, या प्रोनाउंसिएशन अपनी अच्छी कर सकते हो। और इसके अलावा डिफरेंट पॉडकास्ट आप ऑडियो बुक से भी सुन सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल, और ऐप्स भी हैं इसके जिससे कि लैंग्वेज
की जो यूसेज होती है आपके लिए वो बढ़ जाती है और आप इजीली डेवलप कर सकते हो अपनी लिसनिंग ऑडियो के थ्रू। लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू स्पीक इन अ मोर ईजियर और इन अ मोर परफेक्ट वे। उसके बाद वीडियो, वाचिंग वीडियो इन द टारगेट लैंग्वेज एक्सपोज लर्नर टू विजुअल कॉन्टेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज, facial expression and cultural nuances. Video content can range from language lesson and tutorial to movies, TV shows and online videos. Visual cues and aid in understand and reinforce vocabulary, grammar and cultural concept in a dynamic and memorable way. तो वीडियो से हम अगर वॉच करते हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं वहाँ की कल्चर को, कि वहाँ पर लोग कौन से विजुअल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उनके कैसे होते हैं, उनमें कल्चरल कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं लैंग्वेज के मुतालिक, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियोस के ज़रिए, लेसन्स के ज़रिए सीख सकते हैं। इनमें वीडियो ट्यूटोरियल आके मूवीज़, टीवी शोज़, ये सारी चीज़ें हमें लैंग्वेज के लर्निंग के बारे में भी बताती हैं, किसी दूसरी कल्चर के बारे में जहाँ पर हम जिस कल्चर की हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और इससे हमारी वोकैबुलरी, ग्रामर, कल्चरल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मेमोरेबल वे में डेवलप होती हैं। इमेजेस जो हैं, इनकॉर्पोरेट इमेजेस इनटू लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल हेल्प लर्नर्स एसोसिएट words with visual representation, making vocabulary acquisition more effective. Image can illustrate concept, provide context for language use, and stimulate curiosity and imagination. Picture dictionaries, flashcards, infographics are example of visual aids and that enhance your language learning. तो images जो हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल हैं और इससे लर्निंग जो मटेरियल है वो उसमें मदद मिलती है लर्नर को कि वो डिफरेंट वर्ड्स के बारे में जान सकते हैं और उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, कि वो दिखने में कैसे होती हैं, वोकैबुलरी उनकी मतलब वो पढ़ सकता है, इमेजेस से देख सकता है और इमेजेस से वो कॉन्सेप्ट जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको किसी भी लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी इमेजेस के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है और इससे क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और इमेजिनेशन की पावर भी आती है लैंग्वेज लर्नर में। जैसे कि पिक्चर्स हो गया, डिक्शनरीज, फ्लैश कार्ड, इन्फोग्राफिक, ये सारी एग्जांपल्स हैं इमेजेस की जहाँ से आप लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो, इन्हांस कर सकते हो। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ आगे आ गया, जो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज सच एज क्विजेस, गेम्स एंड simulation make language learning fun and engaging. These activities promote active participation, problem solving and critical thinking skills while reinforcing language concept and grammar rules. Interactive exercises also provide immediate feedback, allowing learner to assess their progress. तो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कि क्विज़ हो गया, गेम, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज लर्निंग को फ़न और इंगेजिंग बनाती हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिव पार्टिसिपेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती हैं, जो लैंग्वेज लर्न करने वाला यानी कि लर्नर होता है उसको, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए और ग्रामर रूल्स को समझने के लिए भी आसान वे में मदद करती हैं। और ये सारी चीज़ें इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड करती है ताकि लर्नर अपनी प्रोग्रेस को जान सके कि वो कितने पानी में है। इसके बाद है जी प्लानिंग एंड अडेप्टेशन ऑफ call activities for specific teaching contexts such as different proficiency level, age group and language learning goals. सबसे पहले है proficiency levels. इसमें क्या है, assessment of learner proficiency. Conduct pre-assessment to determine the proficiency level of learner. Use standardized test, oral interviews or placement exam to gauge language proficiency. Tailor call activities to match the linguistic abilities of learner at different proficiency level. सबसे पहले assessment of learner proficiency assessment की जाती है कि लर्नर जो है उसका क्या लेवल है, वो कितनी जो है वो जानता है लैंग्वेज, और उसके डिफरेंट एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से करवाई जाती हैं ताकि उसका प्रोफिशिएंसी लेवल चेक किया जा सके। उसके बाद स्कैफोल्ड लर्निंग, डिज़ाइन स्कैफोल्ड एक्टिविटीज़ दैट ग्रेजुअली इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोवाइड सपोर्ट and guidance for learners to at lower proficiency level, offer opportunities for autonomous exploration and discovery for more advanced level. तो यहाँ पर इसका नंबर 2 पे स्कैफोल्डिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। तो जो लर्नर है उसको फर्स्ट इनिशियली स्टेप बाय स्टेप लेसन दिए जाते हैं, सपोर्ट दी जाती है टेम्परेरी, बाद में वो सपोर्ट वापस ले ली जाती है वो, ताकि लर्नर जो है वो अपनी सेल्फ लर्निंग कर सके विदाउट एनी हेल्प।
तो उससे जो है वो ऑटोनोमस, उसको आज़ादी मिलती है लर्नर को कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, differentiate instruction based on learner strength, weaknesses and learning style, provide additional support and resources for struggling learners, offer enrichment activities and challenges for advanced learner। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है लर्नर की ताकत के हिसाब से, उसकी कमज़ोरियों के हिसाब से, उसको लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो लर्नर जो है बड़े कमज़ोर होते हैं उनको, और उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और ताकि वो एक एडवांस लर्नर बन सके। उसके बाद है फॉर अडेप्टिव फीडबैक एंड असेसमेंट, provide timely and personalized feedback to address individual learner need, use adaptive learning technologies to adjust the difficulty level of activities based on learner performance, offer formative assessment to monitor progress and adjust instruction accordingly। तो यहाँ पर उसको टाइमली फीडबैक दिया जाता है लर्नर को, और उसकी जो लर्निंग नीड है उनको हाईलाइट किया जाता है, और लर्नर जो होता है उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करवाया जाता है ताकि वो अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सके। और फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं ओवरऑल को, ठीक है जी। और इसमें एक होती है समेटिव असेसमेंट, एक होती है फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ओवरऑल उसकी असेसमेंट की जाती है, मॉनिटर किया जाता है उसकी प्रोग्रेस को, और उसको जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से उनको तब्दील किया जाता है। इंटीग्रेशन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल। Select authentic material that align with the learner proficiency level, adapt authentic text, videos and audio recording to make them accessible to learner at difficulty level, proficiency level, scaffold activities around authentic material to support comprehension। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है लर्नर को जो उसकी लर्निंग नीड के हिसाब से हो, और उसको ऑथेंटिक टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज़ जो हैं वो रेकमेंड की जाती हैं, और जो कि लर्नर के लिए एक्सेसिबल हों और लर्नर उनको इजीली एक्सेस कर सके और अपने डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से उनसे लर्निंग हासिल कर सके। और स्कैफोल्डिंग भी उनको टेम्परेरी हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है लर्निंग मटेरियल के साथ ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। उसके बाद है एज ग्रुप, अंडरस्टैंडिंग डेवलप। पहले हम पढ़ रहे थे प्रोफिशिएंसी लेवल्स, अब आ गया है एज ग्रुप। अंडरस्टैंड डेवलपमेंट स्टेजेस, familiarize yourself with the cognitive and socio-emotional development of learner at different age group. Consider age-appropriate topics, theme and activities that resonate with learner interest and experience. Understanding development stage, तो सबसे पहले यानी कि जो लर्नर है वो अपने दिमाग के मुतालिक, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ के मुतालिक उसे अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप में लर्निंग जो है वो डिफरेंट होती है, और एज ग्रुप उसके हिसाब से डिफरेंट लर्निंग पैटर्न्स, थीम्स और एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद है इंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ and visually appealing multimedia element to capture the attention of younger learner, provide opportunities for hands-on exploration, experimentation, use gamified element and towards and rewards system to motivate learner of all ages। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है, जिस तरह के गेम्स हो गए, गेमिफाइड एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए गेम में, स्कोर जिसमें पता चलते हैं कि कितने स्कोर हो गए। इसके बाद जो लर्नर है उसको हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन की उसको होनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी उसके पास होनी चाहिए, और उसको डिफरेंट विजुअली अपीलिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट जो हैं वो भी उसके लिए यूज़ किए जाने चाहिए ताकि उसकी अटेंशन, फॉर एग्जांपल जो छोटी उम्र के होते हैं लर्नर, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 3, अडेप्टेशन ऑफ लैंग्वेज इनपुट, एडजस्ट लैंग्वेज इनपुट एंड वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्सिटी टू सूट द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ये सिंपल एंड
concrete language for younger learners, gradually introducing more abstract and complex concept for older learner. तो यहाँ पर लैंग्वेज को समझाना कैसे, उसकी इनपुट के बारे में बताया गया है कि वोकैबुलरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक ख़ास हिसाब से होनी चाहिए जो कि जो लर्नर है उसकी नीड को, डेवलपमेंट को पूरा कर सके। इसमें सबसे पहले है सिंपल टॉपिक, सिंपल जो लैंग्वेज लर्निंग है वो टॉपिक यंग जो लर्नर है उनके लिए, फिर ग्रेजुअली उनको बढ़ाया जाए और कम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ लेकर जाया जाए जो बड़ी उम्र के लर्नर हैं उनके लिए। उसके बाद नंबर 4 पे है पीयर कोलैबोरेशन एंड सोशल लर्निंग। Encourage peer collaboration and group activities to promote social interaction and communication skills. Facilitate cooperative learning, language learning where learner can work together to achieve common goal. तो जो पीयर कोलैबोरेशन कहते हैं एक ही जैसे ग्रुप के लोगों का आपस में इकट्ठे काम करना, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए लर्नर का आपस में और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस उनको मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है, जिसमें सारे एक ही जैसे होते हैं लर्नर, जहाँ पर लर्नर जो है अपने वर्क कर सकते हैं टुगेदर मिलकर और कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। नंबर 5 इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। Select age-appropriate digital tools and resources that align with the learner's technological literacy. Provide clear instruction that guidance on how to use technology effectively. Offer opportunities for exploration and experimentation with digital tools in a safe and supportive environment. तो यहाँ पर एज अप्रोप्रिएट जो है वो होनी चाहिए। पहले तो डिजिटल टूल्स वो होने चाहिए जो कि एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो और वो लर्नर की जो लर्निंग है उसके साथ अलाइन भी करते हैं, इनके साथ उसके साथ मैच करते हैं। और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देनी चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, और फिर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और ये एक्सप्लोर करना चाहिए। उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें डिजिटल टूल्स को, और किसमें एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में। लैंग्वेज लर्निंग गोल alignment with curriculum objectives. Ensure to call activities aligned with the language learning goals and stated outline in the curriculum. Identify specific language skills, for example, listening, speaking, reading, writing, and communicative competencies targeted by the activities. अच्छा, क्या है ना, अलाइनमेंट करना चाहिए जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग है उसको करिकुलम ऑब्जेक्टिव के साथ। इसमें ये होना चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए कि कॉल एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या अलाइन कर रही है लर्निंग ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड आउटलाइन के साथ। और इसके बाद जिस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स, तो मतलब कि इन स्किल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लिसनिंग जो है क्या हो रही है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी जो है उनको भी टारगेट किया जाना चाहिए उन एक्टिविटीज़ को। नंबर 2 पे टास्क बेस्ड लर्निंग। डिज़ाइन टास्क एंड एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज यूज़। इनकॉर्पोरेट ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव टास्क दैट स्टिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो टास्क बेस्ड लर्निंग जो है, एक्टिविटीज़ जो है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन और लैंग्वेज यूज़ का, और ऑथेंटिक जो कम्युनिकेटिव टास्क हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में भी प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इंटीग्रेट लैंग्वेज लर्निंग विद कंटेंट एरियाज सच एज साइंस, हिस्ट्री और लिटरेचर। तो जो लैंग्वेज लर्निंग है इसको साइंस, हिस्ट्री और लिटरेचर इन चीज़ों के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी कि जोड़कर कनेक्ट करके सीखना चाहिए। सिलेक्ट कॉल एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड रीइंफोर्स की कॉन्सेप्ट एंड वोकैबुलरी। तो उन कॉल एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि कंटेंट के हिसाब से बेस की गई हों या डिज़ाइन की गई हों, जो कि की कॉन्सेप्ट और वोकैबुलरी को भी लर्न करने में मदद देती हूँ। Cultural competency. Include cultural element and perspective in call activities to promote intercultural understanding and competency. Expose learner to authentic cultural artifact, tradition and practices through multimedia resource. तो जो cultural element हैं ये कॉल एक्टिविटीज़ में होने चाहिए जो कि प्रमोट करती हैं इंटर कल्चर अंडरस्टैंडिंग को, और जो लर्नर है उनको एक्सपोजर मिलता है किसी भी कल्चर को जानने में, उनके आर्टिफैक्ट्स, उनका ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें किसके ज़रिए हम सिखा सकते हैं लर्नर को, मल्टीमीडिया के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए हम दिखा सकते हैं।
इमेजेस के ज़रिए। उसके बाद पर्सनलाइजेशन एंड लर्नर ऑटोनॉमी, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर पर्सनलाइज देयर learning experiences and pursue individual interests and goals, offer choice-based activities and of projects that allow learners to explore topics of personal relevance and significance, foster learner autonomy by encouraging self-directed learning, goal setting and reflection। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं लर्नर को प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से लर्निंग कर सके, अपने हिसाब से वो अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिलेक्ट कर सके और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो लर्निंग कर सके। उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं, चॉइस बेस्ड एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स जो हैं, उसको ये आज़ादी हो कि वो अपने हिसाब से उनको एक्सप्लोर कर सके और अपने जो टॉपिक है पर्सनल रेलेवेंस और जो उसको अच्छे लगते हैं, सही है, वो उनके हिसाब से लर्निंग कर सके और उसको आज़ादी नहीं चाहिए और ताकि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करे और अपने गोल को सेटिंग कर सके और अपनी खुद रिफ्लेक्शन भी कर सके। तो यहाँ पर दी एंड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर watching and listening this video. Every ending is a beginning, we just don't know it at the time. Michelle Baum।